इनकी शुरुआत में जियाओ को पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली है और याद करती सीन फ्लैशबैक का 1 महीने पहले का, जहाँ वो हमारे हीरो प्रोफेसर झाओ के साथ होती है होटल में। अब झाओ तो जियाओ के फेस को पकड़े होता है, इनका पैर यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है और दोनों यहाँ पर तो नेट स्पेंड करते हैं। और वापस इन जियाओ का वो सोचती है वो तो मेरा फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम में ये सब हो गया, अब मैं क्या करूँ, परेशान होती कि तभी वो तो स्टूडेंट की बातें सुनती कि सुना है कॉलेज में न्यू प्रोफेसर आए हैं। दूसरी कहती पता है उसे हायर करने के लिए कॉलेज ने तो ढेर सारे पैसे खर्च किए हैं, वो अपने यंग एज में प्रोफेसर बन चुके हैं, अगर हम लेट हुए या फिर हमने उनके लेक्चर में ध्यान नहीं दिया न तो अपने क्लास में एंट्री नहीं करने देंगे और वहाँ से सब तो चले जाते हैं। तभी जियाओ तो टाइम को देखते कहती मैं भी तो लेट हो चुकी हूँ, और वो तो भागते जाती कि वहाँ पर प्रेगनेंसी किट गिर जाती है। अब प्रैक्टिकल लैब में आती जियाओ कहती आई एम प्रेजेंट की जियाओ कहता है जाके बैठ जाओ, और वो उसे लैब का सामान देता है कि जियाओ पहचान लेती, सोचती यही तो मेरी बेबी के फादर है और मेरे प्रोफेसर, और तुरंत सामान को लेकर वो तो बैठ जाती है। और जियाओ कहता है आज से मैं आपका न्यू प्रोफेसर हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट का, और तभी जियाओ सोचती मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, और याद करती है जहाँ 1 महीने पहले वो तो पब जाती है जहाँ पर जियाओ भी आया होता है, और जियाओ कहती जिन्यू से हैप्पी बर्थडे। उनका दोस्त जेरी कहता है कमाल है तूने इस बार 10 बिलियन की प्रॉपर्टी साइड कर दी बस कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए, तो जियाओ कहता है तू तो जानता है न कि मैं कॉलेज में इंटरेस्टेड हूँ, वैसे भी कॉलेज में मुझे अपने रिसर्च के प्रोजेक्ट पर ध्यान तो देना है। और यहाँ पर जिन्यू तो जियाओ के गिफ्ट को फेंक देता है, अब वो हैरान हो जाती और गिफ्ट को उठाना स्टार्ट कर देती है। जिन्यू कहता है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी कजन सूजी से प्यार करता हूँ। जिन्यू के दोस्त तो जियाओ के गिफ्ट को फेंकते हैं, मजाक उड़ाते कि इसने तुम्हारे नाम पर तो लव लेटर भी लिखा है, उसे पढ़ते हैं और सब यहाँ पर हंसते हैं। और सूजी की फ्रेंड कहती कमाल है जियाओ तुम्हारे पेरेंट्स के डेथ के बाद से तुम तो सूजी के घर ही रहती हो ना, सुना है कि तुम उनके एहसानों पर ही जीती हो। और तभी दूर से जियाओ तो उसे देख रहा होता है। अब जिन्यू तो सबको रोकता है और जियाओ से कहता है कि तुम इस क्लास को खत्म कर दो फिर मैं तुमसे अपने प्यार का कन्फेशन करूंगा। अब जियाओ उसकी बातों के लिए मान जाती है और यहाँ जेरी कहता है जियाओ तुम तो 30 साल के होने वाले हो ना, काम के सिवा तुम कभी प्यार के बारे में भी सोच सकते हो ना। उसे जूस की जगह पर तो वाइन दे देता है और यहाँ पर जियाओ तो जिन्यू की बातें मानती, उसे लगता है कि जिन्यू उससे प्यार करेगा और कहते हैं हम सॉरी में और ड्रिंक नहीं कर सकती। तो जिन्यू यहाँ पर हंसता है और कहता है जियाओ तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार कर सकता हूँ। उसे वो तो धक्का मार देता है और ग्लास को गिरा देता है। जियाओ को पता चलता है कि जिन्यू ने तो सूजी के साथ में शर्त लगाई थी, इसलिए तो जिन्यू ने उसके साथ प्यार का नाटक किया था। और जेरी कहता है बता तुझे किस टाइप की लड़कियां पसंद है, कि वो तो जियाओ को देखता है और कहता है मुझे तो सिंपल और क्यूट पसंद है। आगे वो तो रूम के बाहर होता है जहाँ जियाओ को कुछ मैन तो परेशान कर रहे होते हैं कि वहाँ वो गिर जाती हैं कि वो जियाओ को देख लेती है, उसके जैकेट को पकड़ती है, कहती क्या प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हो। अब वो मैन तो जियाओ के पास जाते हैं कि तभी जियाओ तो उन्हें रोक लेता है, उन्हें डरा के वहाँ से वो तो भगा देता है। अब जियाओ तो होश में नहीं होती, कहती अंकल थैंक यू मुझे बचाने के लिए, आपको गॉड ने भेजा है ना। अब जियाओ भी ड्रंक होता है, कहता है बताओ तुम कितने साल की हो। जियाओ कहती है 22 साल। वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और कुछ इस तरह दोनों के बीच में रिश्ता हुआ था। और वापस इन जियाओ का जो कि क्लास में तो पढ़ा रहा होता है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, और जियाओ सोचते क्या मैं इन्हें बच्चे के बारे में बता दूं, आफ्टर ऑल ये भी तो इस बच्चे के फादर है ना। उसका ध्यान नहीं होता कि जियाओ उसे नोटिस करता है और कहता है क्लासमेट मेरे सवाल का जवाब दो। अब जियाओ कहती मुझे आंसर तो नहीं पता। जियाओ कहते बता तुम्हारा नाम क्या है, कि वो डर जाती है, कहती क्या इन्होंने मुझे पहचान लिया, नहीं लास्ट टाइम ये ड्रंक थे ना, मेरी शक्ल इन्हें याद नहीं होगी। उससे अपना नाम बताती है और यहाँ पर जियाओ उसे तो सर्जरी टाइम के रूल्स के बारे में बताता है और कहता है जियाओ क्लास खत्म होने के बाद तुम मुझसे मिलने ऑफिस में आओगी। जियाओ तो डर जाती, सोचती क्या अभी मुझे पनिश करेंगे, फिर आगे वो डरते हुए तो जियाओ के ऑफिस जाती है उससे मिलने। अंदर आते ही सोचती है कितने ज्यादा हैंडसम है ना, कि वो कहता है अंदर आके बैठो। अब वो बैठने जाती है कि रुक जाती है कि जियाओ स्माइल देता है, कहता है रिलैक्स होकर यहाँ बैठ सकती हो, और पूछता बताओ क्लास में तुम दिन में कौन से सपने देख रही थी। तो जियाओ कहती सॉरी मैं कल रात को सोई नहीं थी ना, इसलिए मैं परेशान थी।
मेरी गलती, आज के बाद मैं क्लास में ध्यान दूंगी। तो झाओ बताता कि मैं विदेश से चाइना इसी साल आया हूँ और मेरी पढ़ाने की टेक्निक थोड़ी अलग है। तुम्हें बोर फील होता है तो तुम मुझे बता सकती हो। और कॉफ़ी लेने जाता है तो झाओ कहते ऐसी बात नहीं है प्रोफेसर, आप तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तभी झाओ उसे कोल्ड कॉफ़ी देता है, कहता है यंग पीपल्स को तो यही पसंद है ना। वो कहती थैंक यू प्रोफेसर झाओ। कहता है तुम ही हो ना वो पर्सन कि यहाँ झाओ को तो कॉफ़ी सिरक जाती है। कहती प्रोफेसर झाओ उस रात मैं नहीं थी। तो वो कहता है पर मैंने उस रात की बात ही नहीं की। तो झाओ कहती मेरा कहने का मतलब कि आपके मेरे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं कोई और पर्सन हूँ। तभी झाओ के हाथों को देखता है और कहता है तुम्हारे हाथों में भी तो वही मोल है, उस रात तुम ही थी। अब वो तो चुप हो जाती हैं। तो झाओ कहता है बताओ तुम्हारे प्लान्स क्या आगे के। तो झाओ कहती आई एम सॉरी प्रोफेसर झाओ, मेरी गलती, मुझे अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। हमारे बीच की हम सारी बातें भूल जाते कि तभी उसे तो वोमिटिंग की फीलिंग आती है। तो झाओ कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो झाओ सोचती है मिस्टर झाओ कितने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग पर्सन हैं, इनकी बराबरी तो मैं नहीं कर सकती। किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो मेरी स्टडी पर भी इफेक्ट पड़ेगा और इनकी रेपुटेशन पे भी। अब झाओ कहते मेरे सवालों को जवाब दो। तो झाओ कहती है आपको गलत फहमी हुई है, मेरे पेट में बस दर्द। अब यहाँ पर झाओ से अपना फ़ोन नंबर देता है और कांटेक्ट करने की बातें करता है। तो झाओ कहती है हम सारी बातों को भूल जाते हैं और क्लासरूम का बहाना करके वो तो चली जाती है कि तभी यहाँ पर जीजा आ जाता है। कहता है किसी को तो रेस्ट रूम में प्रेगनेंसी किट मिली और सब यहाँ पर क्लासरूम में अब तमाशा बना रहे हैं, उन सबको शांत करवाना होगा ना। सुनते झाओ वहाँ से भागते जाती है और झाओ को शक होता है कहीं झाओ माँ बनने वाली तो नहीं है ना, और वो उसके पीछे जाता है। अब झाओ तो क्लासरूम में आ जाती, जहाँ बुक में तो प्रेगनेंसी किट को देखती है, उसे छुपा लेती। अब देखती सूजी तो किट को ले लेती है और तमाशा बनाती कि देखो मैंने जानबूझ के झाओ की बुक में इसे रखा था और इसे छुपाने का नाटक कर रही है, इसका मतलब ये झाओ की ही प्रेगनेंसी किट है। तो झाओ कहती क्या बकवास कर रही हो तुम, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो सूजी कहती उस रात तुम कितनी नशे में थी, तुम्हारे पीछे 2 ओल्ड मैन भी लगे थे, मैंने देखा था, कहीं तुम उन्हीं के बच्चे की माँ बनने वाली तो नहीं हो ना। और वो तो झाओ को बहुत ही परेशान करती, कहती चलो अस्पताल चलो चेकअप के लिए। उसे खींचती की तभी झाओ जोर से उसे बैठ कर लेती है। अब सूजी गुस्सा होती हाथ उठाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर तो झाओ आके चिल्लाता है यहाँ पर क्या तमाशा लगा रखा है। अब टीचर देखती सब यहाँ पर तो डर जाते हैं और वो तो झाओ को उठाता है, गुस्से में कहता है कि तुम अपने क्लासमेट को परेशान कर रहे हो, रूल्स के हिसाब से मैं तुम सबके मार्क को आज कट करता हूँ और सबको पनिशमेंट के तौर पर तो लेटर लिखकर सेंड करना होगा। अब सूजी पनिशमेंट सुनकर तो काफी गुस्सा हो जाती है। सबके जाने के बाद तो झाओ कहती थैंक यू प्रोफेसर कि यहाँ पर झाओ तो झाओ के पल्स को चेक करता है कि वो अपने हाथों को हटा लेती है। तो झाओ कहता है मैं उस रात के लिए तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैं अपने कंट्रोल को खो चुका था। मैं 1 महीने से तुम्हें खोज रहा हूँ पर तुम्हारे बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो झाओ कहती प्रोफेसर झाओ आपकी इसमें कोई गलती तो नहीं है, मैं भी उस रात तो ड्रंक थी। तो झाओ कहता नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है, बस मैं कंफर्म करना चाहता हूँ क्या तुम प्रेग्नेंट हो। अगर हाँ तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर तुम जिम्मेदारी नहीं चाहती तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा सर्जरी के लिए, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, और अगर तुम बच्चा चाहती हो तो फिर तुम जो कहोगी वैसा होगा। तो झाओ सोचती प्रोफेसर झाओ कितने नाइस पर्सन हैं, मैं इनका फ़ायदा उठा नहीं सकती ना। और कहती सारी बातें गलत फहमी, वो स्ट्रिप मेरी थी ही नहीं, और प्लीज़ उस रात की सारी बातें आप भूल जाओ, इसके बारे में आप किसी को बताना मत। और वहाँ से वो तो चली जाती है। और तभी झाओ सोचता है मैंने चेक किया पल्स को, उसके हिसाब से तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स लग रहे हैं मुझे। फिर आगे वो तो सर्जरी के लिए अस्पताल जाती है और बार बार वो तो बच्चे के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे तो अपने अंकल आंटी का फ़ोन आ जाता है। फिर आगे से सूजी का गुस्से में कहती है कि झाओ की वजह से मुझे प्रोफेसर ने पनिश किया, उसे मैं तो सबक सिखा के रहूंगी। कि तभी वहाँ पर तो झाओ आ जाती है और सूजी की माँ कहती है झाओ सारी गलती सूजी की थी, मैंने से सारी बातें समझा दी, आगे से वो ऐसा नहीं करेगी। तो झाओ सोचती है ये सब मुझसे इतनी अच्छी से बातें क्यों कर रहे हैं। कि तभी सूजी तो झाओ के हाथों को पकड़ती है और साथ में डिनर करने की बातें करती हैं। आगे वो सब तो उसे होटल लेकर जाते हैं, जहाँ वो तो खाने का बहाना करके रूम से बाहर आ जाते हैं। एक्चुअली में उन सब ने तो झाओ को 6 लाख के लिए मिस्टर टैन को बेचा होता है, और फिर वहाँ से वो तो भाग जाते हैं। और यहाँ रूम में जहाँ पर झाओ कहती मुझे जाना है, कि तभी मिस्टर टैन कहते हैं तुम्हारे अंकल आंटी को मैंने 6 लाख रुपए दिए हैं
और मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ। और यहाँ पर बदतमीजी करने चाहता है कि तभी जियाओ तो उसे धक्का मार के जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है। अब उसके पीछे तो टैन भागते हुए जाता है। फिर आगे सीन जहाँ वो तो होटल से दूर आ जाती कि तभी वो नीचे गिर जाती है और उसे तो प्रोफेसर झाओ की बातें याद आती हैं। वो फ़ोन करने वाली होती कि तभी टैन तो उसे रोक लेता है और यहाँ पर झाओ परेशान होता है, सोचता है झाओ माँ बनने वाली पर ये बातें मुझसे छुपा क्यों रही है। और तभी यहाँ पर जेरी आता है, कहता है झाओ क्या तू उस रात की बातें अब तक नहीं भूल पाया है, जाने भी दे। लड़के लाइफ में तो आती जाती रहती है ना। और कहता है कॉलेज की ना प्रिंसी की बातें सच थी, मैंने पता किया। और लड़की तो सर्जरी के लिए भी गई थी हमारे अस्पताल में, ये डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है। तो झाओ नाम पूछता है, वो बताता है जियाओ। अब झाओ तो डर जाता है, कहता है क्या सर्जरी हो चुकी है। तो जेरी कहता है नहीं, उसके पास हिम्मत नहीं थी तो वहाँ से वो भाग गई। और तू इतना क्यों पूछ रहा है। तो झाओ कहते क्योंकि उस बच्चे का बाप मैं हूँ। और तभी उसे तो झाओ को फ़ोन आता है, वो कहती प्लीज़ मुझे बचा लो। और फिर आगे जहाँ टैन तो झाओ को लेकर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर तो झाओ की एंट्री हो जाती है। वो तो झाओ को बचाने आ जाता है और यहाँ पर जेरी तो टैन के लगा देता है और झाओ को तो गोद में उठाता है, वहाँ से लेकर जाता है। फिर आगे सीन अस्पताल का, जहाँ झाओ को तो होश आता है, कहती मेरा बच्चा। कि झाओ कहता है बेबी सेफ है और तुम भी। तो झाओ अपने हाथों को हटाती, कहती आपकी सारी बातें पता चल गई। तो झाओ कहता है हाँ, पर तुमने मुझसे सारी बातें क्यों छुपाई। तो झाओ कहती प्रोफेसर झाओ आई एम सॉरी, मैं आपका फ़ायदा उठाना नहीं चाहती थी, मैंने सोचा कि मैं सारी बातें संभाल लूँगी। तो झाओ कहता कैसे संभालती। झाओ ये बच्चा मेरा भी तो है ना, और तुम भी तो मेरी जिम्मेदारी हो। तो झाओ कहती जिम्मेदारी। झाओ कहता है हाँ, तुम्हारा फैसला क्या है। कि तभी उसे अपनी आंटी का फ़ोन आ जाता है और वो तो झाओ को ढेर सारी बातें सुनाती हैं कि मिस्टर टैन अपने सारे पैसे लेकर जा चुके हैं और तुमने उसकी कितनी ज़्यादा धुलाई करवा दी है। आज के बाद तुम घर मत आना, मैं तुम्हें घर से निकालती हूँ। और वो तो यहाँ पर रोती है कि झाओ तो फ़ोन को ले लेता है और कहता है सारी बातें क्या तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड है। तो झाओ कहते हो सब मेरी फैमिली नहीं है प्रोफेसर झाओ, क्या मैं इस बच्चे को रख सकती हूँ। पूरी दुनिया में बस यही है जो मेरी फैमिली है। तो झाओ कहता है नहीं, मैं भी तो तुम्हारी फैमिली हूँ ना। और यहाँ वो तो शादी की बातें करता है। तो झाओ कहते आप मजाक कर रहे हो। तो झाओ कहते हैं मैं सीरियस हूँ, मैं 29 ईयर्स का हूँ और मैंने अपनी PhD को भी कंप्लीट कर लिया है। अपने एजुकेशन, सैलरी के बारे में, फैमिली के बारे में वो सारी बातें बताता है। कहता है मैं जहाँ तक तुम कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहती हो डोंट वरी, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा बेबी को संभालने में, उसकी स्टडी में और पढ़ाई में हेल्प करने की बातें करता है और अच्छा फादर बनने का प्रॉमिस करता है। अब उसकी जिम्मेदारी भरी और प्यार भरी बातें सुनकर झाओ शादी के लिए हाँ कह देती है। फिर आगे दोनों की फाइनली शादी हो जाती है और झाओ के फोटो को लेता है और बताता है मुझे इसे अपने पेरेंट्स को सेंड करना है, वो तुमसे मिलने आना चाहते हैं। तो झाओ कहती पर वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो झाओ कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम इतने आउटस्टैंडिंग हो, ऑफकोर्स तुम्हें पसंद करेंगे। फिर आगे वो तो झाओ के लिए न्यू घर को बाय करता है और कहता है झाओ आज से ये हमारा घर है, तुम्हें पसंद आया। झाओ तो खुश होती है, कहती ये हमारा घर है। वो कहता ऑफ कोर्स। कि वो कहती प्रोफेसर झाओ थैंक यू। और सोचती बेबी तुम्हारे पापा बहुत ही केयरिंग पर्सन है, वो हमें बहुत ही हैप्पी रखेंगे। अब झाओ उसे अपना कार्ड देता है, कहता तुम जो चाहे वो बाय कर सकती हो, घर की चीजों को तुम बदल सकती हो। तो झाओ मना करती है, कहती मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से पैसे कमा सकती हूँ अपने और बेबी के लिए। तो झाओ कहता है झाओ मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी केयर करना मेरी जिम्मेदारी है, और वैसे भी पैसे कमाना पति का काम होता है और खर्च करना तो वाइफ का ना। उसे जबरदस्ती वो तो कार्ड देता है और साथ में रहने की बातें करता है बेबी की केयर के लिए। तो यहाँ पर झाओ अपने शादी को तो कॉलेज में प्राइवेट रखने की बात करती है। तो झाओ कहता है क्यों, मैं तुमसे 7 ईयर्स बड़ा हूँ इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो झाओ कहती ऐसी बात नहीं है, आप कितने आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर हो और मैं तो कुछ हो ही नहीं आपके सामने, कॉलेज में सब हमारे बारे में गॉसिप करेंगे। तो झाओ कहता है किसने कहा कि तुम मुझसे कम हो, सब अपने आप में स्पेशल होते हैं, बस टाइम लगता है खुद को प्रूफ करने में। पकड़ने जाता है कि वो तो सैड हो जाती है। तो झाओ कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा पर तुम्हें भी मेरी बातों को मानना पड़ेगा। आज से हम साथ में इस घर में रहेंगे। और हॉस्टल से उसे जाने के लिए कहता है। फिर आगे सिन कॉलेज का जहाँ पर झाओ जाती अपने फॉर्म को सबमिट करती है। तो टीचर यांग कहते हैं अचानक क्या होगा कि तुम हॉस्टल से जाने की बातें कर रही हो, मैंने सुना कि तुम वही हो ना जो ओल्ड मैन के साथ में घूमती हो।
पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती और उम्र की सारी बातें वो करते हैं। तो झाओ गुस्सा होती, कहते आप टीचर होकर इस तरह स्टूडेंट के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हो बिना कुछ जाने। अब टीचर यांग तो गुस्सा होते झाओ को बातें सुनाते हैं और झाओ के गार्जियन से मिलने की बातें करते हैं कि तभी वहाँ झाओ सारी बातें सुनता है और गुस्से में आता कि टीचर यांग कहते हैं प्रोफेसर आप यहाँ कैसे। तो वो गुस्से में कहता है मैं झाओ की जिम्मेदारी लेता हूँ और फॉर्म पर वो साइन करता है। कहता है बताओ कि तुम्हारे पास कोई सवाल है। टीचर यांग कहते हैं झाओ जा सकती है। तो झाओ कहता है मैंने तुम्हारी और झाओ की बातें सुनी, टीचर होकर तुम रूमर्स पर भरोसा करके स्टूडेंट की इंसल्ट करते हो। उसे बातें सुनाता है कि मिस्टर यांग को गलती का एहसास होता है। कहते हैं आई एम सॉरी और झाओ से वो तो माफ़ी मांगते हैं। फिर आगे दिन रात का जहाँ झाओ सोचती प्रोफेसर झाओ तो गेस्ट रूम में सोए हैं, उन्होंने मेरी कितनी हेल्प की है ना, मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कहीं कर सकती हूँ। और वो रूम में जाती हैं जहाँ पर झाओ तो होता नहीं है कि तभी वो तो बुक को पढ़ती है जिसमें प्रेगनेंसी की और बेबी के बारे में बातें लिखी होती है। कि तभी बाथरूम से तो झाओ बाहर आता है कि तभी झाओ तो छुप जाती है। कि झाओ तो ब्लैंकेट को हटा देता है। कहता है क्या बात है। तो वो कहती है मैं तो बस आपको यहाँ पर फ्रूट देने आई थी और मैंने किताबें पढ़ ली, लेकिन ये किस लिए। तो वो कहता है फर्स्ट टाइम में सारी बातें मैं कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी और बेबी की केयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा था। कि झाओ बहुत ही खुश होती, कहती बताइए आप क्या पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 7 की बातें करता है और तभी वो तो रुक जाता है। कि तभी झाओ पढ़ते है कि इस टाइम में तो हस्बैंड को इस सारी बातें करते समय जेंटल होना होता है। अब वो तो शाफिल करती है। झाओ कहता है आज रात के बारे में कि वो कहती मुझे सोना है और वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे झाओ को शॉपिंग मॉल लेकर जाता है जहाँ वो तो उसके लिए प्यारी सी ड्रेस को बाय करता है। अब झाओ को इस ड्रेस में वो तो देखता ही रह जाता है कि वो कहती प्रोफेसर झाओ कैसी लग रही हो। तो वो कहता है खूबसूरत, तुम हर चीज में ना खूबसूरत ही लगती हो। अब वो तो बड़ी खुश होती है कि झाओ उसे रिंग देता है। कहता है हमारी शादी तो हो चुकी है पर बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। अब वो तो रिंग लेने से मना करती है। कहती किसने देख लिया तो कि यहाँ पर झाओ तो रिंग में लगी चेन को दिखाता है। कहता ये सही होगा ना। अब झाओ तो बहुत ही खुश होती कि झाओ उसे तो वेडिंग रिंग वाली लॉकेट को पहनाता है। कहता है पसंद आई। तो झाओ कहती बहुत ही ज्यादा। और फिर वो तो क्लास के पार्टी में जाने की बात करती है और दोनों वहाँ से जाते हैं और यहाँ पार्टी में जहाँ सब बातें करते कि उन्होंने प्रोफेसर झाओ के हाथों में तो न्यू डिजाइन की वेडिंग रिंग देखी है। कहते पता है उसे बस अमीर लोग ही बनवा पाते, वो भी ऑर्डर देकर। तो सूजी हैरान हो जाती है। सब कहते आखिर प्रोफेसर की वाइफ होगी कौन। कि तभी वहाँ पर तो झाओ की एंट्री होती है और जिन्यू तो उसे देखता ही रह जाता है। सोचता है कितनी ब्यूटीफुल है। और वो देखकर सूजी काफी जलस होती, सोचती इसकी इतनी हिम्मत जिन्यू को फंसाने की और गुस्से में उसके पास जाती है। ड्रेस को पकड़ के खींचती, कहती बताओ तुम किस रिच मैन के साथ घूम रही हो। और क्लासमेट बातें करते लास्ट टाइम प्रेगनेंसी की रिपोर्ट और इस बार रिच मैन ये सच में बहुत ही बेशरम पर्सन है। झाओ कहती मुझे बात नहीं करनी चाहती कि सूजी उसे पकड़ लेती है। अब उसी पब में तो झाओ आया होता है और जेरी उसके हाथों में शादी की रिंग को देखता है। कहता है क्या तूने शादी कर ली है, मुझे बताया क्यों नहीं। तो झाओ कहता है मैं काफी बिजी था, बताना भूल गया। तो जेरी कहता है भाभी यहाँ पर आई है ना, मुझे उनसे मिलना है और मिलने की जिद करता है। और यह सूजी गुस्से में तो झाओ के लगा देती है। कहती बताओ उस रिच मैन का नाम क्या है। कि तभी क्लासमेट कहते इसी गले में जो अंगूठी है वैसी रिंग तो मिस्टर झाओ के हाथों में थी, क्या ये उनकी वाइफ है। सूजी कहती इम्पॉसिबल, उनकी जैसा पर्सन इसे पसंद कैसे कर सकता है। और वो तो अंगूठी को झाओ से छीन लेती है। अब झाओ से मांगती है तो सूजी कहती है तुम क्लासमेट के सामने मिस्टर झाओ की वाइफ बनने का शो ऑफ करना चाहती हो। सब कहते इसने झूठी रिंग भी बना ली है उन्हें फंसाने के लिए। और जिन्यू कहता है झाओ सच में तुम बहुत ही बेशर्म हो। कि यहाँ पर सूजी तो झाओ को पनिश करने की बात करती है। रिंग को तो फेंक देती है और झाओ से लेने चाहती है कि सूजी उसके हाथों पर अपने पैरों को रख देती है, उसे परेशान करती। कि तभी वहाँ पर तो झाओ आ जाता है, उन सबको तो रोक लेता है। और जेरी सब पर गुस्सा करता है कि झाओ तुम्हारी क्लासमेट है और कॉलेज की वो टॉपर है और तुम इस तरह से पार्टी में अपने क्लासमेट को परेशान कर रहे हो, तुम सबके प्रिंसिपल से मुझे बातें करनी पड़ेगी। तभी सूजी कहती प्रोफेसर झाओ ये लड़की आपकी वाइफ बनने का नाटक कर रही थी, हम बस इसे सबक सिखा रहे थे। कि झाओ गुस्से में कहता है ये नाटक नहीं कर रही थी। कि तभी झाओ उसे सच बताने से रोक लेती है। तो झाओ कहता है कि इसने कहा कि मेरी वाइफ है। अब सबकी बोलते यहाँ पर बंद हो जाती है और झाओ सबको बहुत ही बातें सुनाता है कि झाओ जो चाहे वो रिंग पहन सकती है, उसकी मर्जी।
अब सुजी को तो शक होता है, सोचती प्रोफेसर झाओ जियाओ की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ है तो नहीं। फिर सोचती ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोफेसर झाओ को बस इसके लिए बुरा फील हो रहा है। और यहाँ पर झाओ से कॉलेज में पनिश करने की बात करता है और झाओ से कहता है मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ, तो वो कहती थैंक यू टीचर। और वो तो झाओ को लेकर जाता है और यहाँ जेरी कहता है तुम सब मुझे अपना नाम लिख कर दो, तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी। फिर यहाँ घर पे झाओ कहती मैं यूजलेस हूँ ना, वो कहते ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तो वो कहती क्योंकि मैं रिंग भी संभाल नहीं पाई आपकी, ये भी टूट चुकी है। तो झाओ कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम न्यू बाय कर सकते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी सेफ्टी है, ये रिंग नहीं। नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ मत करना, समझी, मैं बस तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ। तो झाओ कहती सब क्लास में आपकी और मेरे बारे में बातें बनाएंगे, तो झाओ कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी लोगों का काम तो बस बातें बनाना होता है ना। तभी झाओ कहती आप कितने अच्छे पर्सन हो, काश आप मुझे पहले मिलते, और उसके पास आ जाती हैं कि झाओ कहता तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। अब वो तो शाफिल करती कहती मैं सोने जा रही हूँ, बाय। अब झाओ तो स्माइल लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग झाओ सोचती इन्हें लंच तो बहुत ही पसंद आएगा और वो झाओ के लिए लंच लेकर जाती है। जो ऑफिस में तो जेरी कहता है तूने झाओ से शादी बस जिम्मेदारी के नाम पर की है ना, तो झाओ कहता है हाँ। तो झाओ कहते इसका मतलब उन्होंने मुझसे शादी बस बच्चे के लिए की है, वरना कोई वजह नहीं थी उनके मेरे पास आने की। और उदास होकर वो चली जाती है कि जेरी कहता है तुझे बस अपने खानदान का वारिस चाहिए ना, तो झाओ कहता है किसी बकवास बातें कर रहा है, मैंने तो शादी बच्चे के लिए नहीं बल्कि बस झाओ के लिए की है, ऑफकोर्स मुझे पसंद करता हूँ। तो जेरी कहता कमाल है, तुम दोनों की पहली नाइट, फिर उसका माँ बनना, फिर तुम्हारी शादी होना, ये सारी बातें कितनी कोइंसिडेंस वाली लगती है। फिर झाओ की सारी बातें चालू हुई तो झाओ कहता है वो वैसी पर्सन बिल्कुल नहीं है, मैं उसे समझता हूँ और जानता हूँ, और वैसे भी उसने शादी की बातें नहीं की थी, मैंने खुद उसे शादी के लिए मनाया था। तो जेरी कहता है क्या, इसका मतलब कि तू झाओ के पीछे पड़ा है, तू उससे प्यार करता है, मैंने भी क्या क्या सोच लिया, देख तू वैसे भी ओल्ड है और मेरी भाभी कितनी ब्यूटीफुल और यंग है, उनकी केयर करना सीख ले वरना वो तुझे ना किक मार के चली जाएगी। तो झाओ गुस्से में कहता लगता है कि तुझे मेडिकल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करना, कि जेरी कहते प्रोफेसर झाओ आई एम सॉरी, मैंने गलती से कह दिया। कि वहाँ से झाओ जाता है और वो झाओ को जाता हुआ देख लेता है, कहता है तुम यहाँ कैसे, तो वो कहती मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी, अब वैसे मैं अपने दोस्तों के साथ में लंच पे जा रही हूँ, आपको मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। तो झाओ उसे पिक करने की बातें करता है। झाओ कहती है मैं खुद घर आ सकती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। उदास होकर वो चली जाती है। तो झाओ कहता है अपनी केयर करना, और सोचता है क्या हुआ था झाओ को, उसने मुझसे बातें नहीं की कि तभी अपने सामने तो जिनियो को देखता है। जहाँ फ्रेंड कहते हैं हमें पता है कि झाओ तुमसे कितना प्यार करती, पता है तुमने उसे प्यार के लिए मना किया था, वो रात भर कितनी रोई थी, वो तुम्हारे पीछे हमेशा तो घूमती रहती है। तो जुनू कहता है मैं जानता हूँ, मेरा अट्रैक्शन पाने के लिए उसने तो खुद को कितना ब्यूटीफुल बना लिया है, फिर भी मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। अब ये सुनते ही तो झाओ को पब की बात याद आती है और सोचता है तो झाओ के तुम अभी भी जिन्यू को भूल नहीं पाई हो। फिर रात को झाओ कहता है झाओ कि वो कहती मैं थक चुकी हूँ और रूम में चली जाती है और रोती है और सोचती सॉरी मैं आपसे और नाइसली बातें नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, पर आप मुझसे प्यार तो कर ही नहीं सकते और ये पेन मैं नहीं चाहती। कि तभी डोर के पास तो झाओ जाता है और खुद को वो तो रोक लेता है, कहता है झाओ मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम खुद की केयर करना। तो झाओ कहती हाँ मेरे पास तो हाथ पैर है ना, मैं खुद की केयर कर सकती हूँ, आप मेरी वरी मत करो। अब झाओ तो उदास हो जाता है और झाओ सोचती है आपका मेरी लाइफ में आना तो बस एक सपना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रिज पर तो झाओ ने ढेर सारे नोट्स को लिखा होता है कि टाइम पर खाना खाना, सोना और भी ढेर सारे। फ्रिज में सब्जियां फ्रूट्स उसने धो के रखे होते हैं और झाओ के लिए उसने नाश्ता बनाया होता है। अब उसे बार बार झाओ याद आता है कि वो झाओ के नोट को देखती है कि झाओ अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो झाओ सोचती ये बस मेरी केयर बच्ची की वजह से कर रहे हैं, तो उन्हें मुझसे इतनी प्यार भरी बातें करने की क्या ज़रूरत है। और तभी उसे तो अपने अंकल आंटी का फ़ोन आ जाता है, उसे घर बुलाते कहते बताओ तुम्हें अपनी माँ पापा की अस्थियाँ चाहिए कि नहीं। अब ये सुनते ही तो झाओ जाती है जहाँ पर सारे पड़ोसी उसे बातें सुनाते कि सुना है इसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर को फंसाया है, सब उस पर तो सामान फेंक रहे होते हैं। और यहाँ घर पर तो झाओ के अंकल उसके पेरेंट्स के अस्थियों पर अपने पैरों को रखे होते हैं।
उसे सब बहुत ही परेशान करते हैं। वो कहती मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे इसे वापस कर दो, आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। तो वो सब जियाओ से 1 मिलियन की डिमांड करते हैं या फिर शादी करने की। अब जियाओ तो मना करती है क्योंकि गुस्से में बॉक्स को फेंकने जाते कि तभी वो तो जियाओ को धक्का मार देते हैं और जियाओ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट को वो देख लेते हैं। और वो सब तो और भी गुस्सा होते कि अब जियाओ को तो बेच नहीं पाएंगे और कहते तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर हमने पैसे खर्च किए हैं, वो पैसे कौन देगा। और हर ट्रिप पर तो जियाओ फ़ोन करता है पर जियाओ कॉल रिसीव नहीं करती। अब वो बहुत ही परेशान हो जाता है और घर जाने की वो बात करता है। सोचता है जियाओ आई होप कि तुम ठीक होगी। और यहाँ पर जियाओ कहती है तुम सबने अडॉप्ट मुझे बस मेरे पेरेंट्स के इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए किया था, तुम्हारा कोई एहसान नहीं है कि अंकल तो जियाओ के लगा देते हैं। आंटी बातें सुनाती हाँ हमने पैसे लिए तो हमने क्या गलत किया है, वैसे भी हमने तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हारे पैसे पर तुम पर हमारा हक है। अब जियाओ तो बहस करके थक जाती और बॉक्स लेने जाते कि अंकल तो बॉक्स को गिरा देते हैं, उसे फेंक देते हैं कि जियाओ तो गुस्से में अंकल को लगा देती है। सूजी कहती क्या तुम पागल हो चुकी हो। तो जियाओ कहती हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ, किसने मुझे रोका ना तो मैं आज सबको यहाँ पर ख़त्म कर दूंगी। और वो सब यहाँ पर तो डर जाते हैं और जिया अपनी माँ की फ़ोटो को उठाती है और रोते बॉक्स को वो तो वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर आगे सीन वो तो घर आती हैं जहाँ वो बेहोश हो जाती हैं कि वहाँ पर साहू आ जाता है और वो उसे तो अस्पताल लेकर जाता है। फिर आगे सीन अस्पताल का डॉक्टर बताते कि आपकी वाइफ ने बहुत ही ज़्यादा किसी बात की चिंता की है, उन्हें कोई सदमा लगा है, आराम करने की बातें करते हैं और मेंटल स्टेबल होने की। कि यहाँ पर साहू तो बिल पे करने जाता है कि तभी जियाओ को तो होश आ जाता है। अब उस अंकल की बात याद आती कि तुम किसी के प्यार के काबिल तो हो ही नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ की वजह तो तुम खुद ही हो। और वो अंदर से टूट जाती और वो अस्पताल की छत पे जाती, उसका पीछा करते हुए तो जियाओ भी आ जाता है। कहता है तुम क्या कर रही हो जियाओ, तुम शांत हो जाओ। कि वो कहती मेरे पास मत आना। तो जियाओ कहता है हाँ मैं दूर खड़ा हूँ। तो जियाओ कहती है पता है मेरी सहने की ताकत अब ख़त्म हो चुकी है, मुझे जाना है। कि जियाओ कहता है जियाओ तुम्हारे और हमारे बच्चे के बारे में क्या, हमारी फैमिली। कि तभी जियाओ रुक जाती कि जियाओ तो उसे पकड़ लेता है और समझाता है कि जियाओ मैं तुम्हारे पास तो हूँ ना, हमारी एक हैप्पी सी फैमिली होगी, तुम्हें किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसे यहाँ पर वो तो शांत करवाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर जियाओ अकेले अपने अंकल आंटी से मिलने जाने की बातें करती है। अब जियाओ उसकी बातें तो मान जाता है। फिर आगे वो तो उनके घर पहुंच जाते हैं और जियाओ उसे अपना कार्ड देता है जिसमें 1 मिलियन होते हैं। कहता है इसकी ज़रूरत तो होगी ना। और जियाओ तो चली जाती है और कुछ टाइम बाद जहाँ जियाओ तो खुश होकर आती, कहती मैंने उन्हें सारी बातें कह दी कि मेरा रिश्ता उनसे ख़त्म होता है, उनके एहसान भी ख़त्म होते और 1 मिलियन मैं आपको वापस कर दूंगी जब मैं जॉब करूंगी। तो जियाओ कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे हुए। तो जियाओ कहती मैं जानती हूँ आपने शादी मुझसे ना बस बेबी के लिए की है, मैंने आपकी और प्रोफेसर की सारी बातें सुन ली थी उस दिन ऑफिस में। तो जियाओ के हाथों को पकड़ता है, कहता है मैं जानता कि मैंने शादी बच्चे के लिए की थी, बस यही एक वजह तो नहीं थी ना। एक्चुअली मैं तुमसे की तभी उसे घर से मैसेज आता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं और घर जाने की बातें करता है। और यहाँ पर जियाओ तो अपने पास्ट को बाय कहती है। फिर आगे जियाओ तो जियाओ के मम्मी पापा से मिलने जाती है जहाँ सब तो उसकी बहुत ही केयर कर रहे होते हैं। दादी तो बहुत ही खुश होती है, कहते मेरी बहू सच में कितनी प्यारी है ना। पापा कहते माँ आप मेरी बहू को ना डरा रही हो। तो दादी कहती ऐसे कैसे, मैं तो बस इससे अपना प्यार दिखा रही हूँ। और जियाओ के लिए ढेर सारे महंगे तोहफे सोने चांदी लेकर आ जाती हैं। जियाओ तो सब लेने से मना करती है कि दादी उसे तो अपना कार्ड देती, कहती इसमें तो 20 मिलियन है, तोहफे के तौर पर ले लो। तो यहाँ पर जियाओ मना करती है कि जियाओ कहता है दादी बहुत ही प्यार से दे रही है, तुम मना कैसे कर सकती हो। तो जियाओ कार्ड को लेती है और मम्मी पापा तो जियाओ के पेरेंट्स से मिलने की बातें करते हैं कि जियाओ यहाँ पर तो चुप हो जाती है। तो जियाओ कहता है जियाओ के पेरेंट्स तो नहीं हैं। तभी दादी कहती आज से हम ही तो जियाओ की फैमिली है और जियाओ को तो ओल्ड हाउस में रुकने के लिए कहते हैं। फिर रात को जहाँ पर दोनों तो रूम में आते हैं। अब जियाओ दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता है और जियाओ उसे तो कार्ड वापस करती है। तो जियाओ कहता है तुम हमेशा मुझे प्रोफेसर जियाओ क्यों कहती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ ना। तो जियाओ कहती है मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ, वैसे बताना आपकी फैमिली क्या करती है। तो जियाओ स्टार मेडिकल कंपनी की बातें करता है। तो जियाओ कहती इस कंपनी ने तो लास्ट टाइम कॉलेज को डोनेशन दिया था और ये तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। वो नर्वस हो जाती, कहती मुझे नहीं पता था कि आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है।
क्या मैं आपको पसंद कर सकती हूँ कि झाओ हैरान हो जाता है। वो कहती हबी। ये सुनते झाओ तो उसे पकड़ लेता है और वो किस करने वाला होता है कि तभी उसे तो प्रेगनेंसी याद आ जाती है और वो तो केयरिंग वाली किस देता है। कहता मुझे खुद को शांत करने की जरूरत है और वो नहाने चला जाता है। और तभी रूम के बाहर तो माँ जाती है झाओ की और झाओ की बातें सुनने कि झाओ तो बाहर आ जाता है और वो कहते झाओ तो अभी यंग है, तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए और बेबी ना करने की वो एडवाइस देते हैं कि झाओ कहता है मम्मी पापा मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए झाओ और हमारा बेबी आने वाला है। अभी सुनते दादी बहुत ही खुश हो जाती हैं। अब मम्मी पापा यहाँ पर तो झाओ को बातें सुनाते हैं कि झाओ की पढ़ाई के बारे में क्या। तो दादी कहती मैं हूँ ना बच्चे की केयर करने के लिए। और यहाँ पेरेंट्स भी झाओ की केयर करने की बातें करते हैं और यहाँ पर झाओ को तो सोता हुआ देखकर स्माइल देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर सब तो झाओ की बहुत सारी केयर कर रहे होते हैं और साथ में शॉपिंग जाने की बातें करते हैं। तो झाओ यहाँ पर अपने स्पीच कंपटीशन के बारे में सबको बताती है। दादी कहती देखना पक्का तुम ही जीतने वाली हो फिर नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन का, जहाँ पर जिन्हों भी पार्टिसिपेट करता है और कहता है झाओ से मैं जानता कि तुम मेरे पीछे पड़ी हो पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कंपटीशन में से तुम अपने नाम को वापस ले सकती हो, मैं तुम्हें हारने का चांस नहीं देना चाहता। तो झाओ कहते तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो अपने बारे में, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और तभी क्लासरूम में तो झाओ आ जाता है और सूजी कहती है झाओ से तुम किसी काम की तो हो ही नहीं। अगर जिन्नी की स्पीच तो खत्म हो जाती, उसे डर होता है कि झाओ को जीत ना जाए। अब झाओ तो स्टेज पे आ जाती है और स्पीच देने वाली होती कि तभी देखती उसकी चिट्ठी तो गायब है जो कि सूजी ने चुराई होती है। अब झाओ तो झाओ को वेल डन कहता है और यहाँ पर झाओ तो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ में आए प्यार के बारे में सबको स्पीच देती है। उसकी एक मोटिवेशनल यहाँ पर स्टोरी होती है, बताते कि सबको खुद पर भरोसा रखना चाहिए और खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, हम एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं। अब यहाँ पर सब तो झाओ के लिए क्लैपिंग करते हैं और यहाँ पर विजेता तो झाओ होती है। अब झाओ की जीत में तो झाओ बहुत ही खुश होता है, उसे वो तो ग्रीट करता है और फिर साथ में स्टूडेंट और टीचर की फोटो लेने की बात आती है और झाओ यहाँ पर तो बहुत ही खुश होती है। फिर आगे जहाँ पर जिन्यू तो झाओ को देख रहा होता है और सोचता है झाओ कितनी ज़्यादा एक्सीलेंट है और स्मार्ट है। और तब यहाँ पर सूजी आ जाती, कहती क्या तुम्हें झाओ पसंद है। उनकी यहाँ पर लड़ाई हो जाती है और सूजी तो जिन्यू से ब्रेकअप करने की बातें करती है कि वो तो सूजी के लगा देता है, कहता तुम्हें क्या लगता है कि तुम झाओ से अच्छी हो, तुमसे बोर हो चुका, तुम मेरे काबिल हो ही नहीं। और वहाँ से वो चला जाता है। अब सूजी तो झाओ पर ही गुस्सा होती है और जिन्यू झाओ से मिलने जाता है, कहता है मेरा सूजी का ब्रेकअप हो चुका है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। तो झाओ गुस्से में कहती है मैंने कहा तो था कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। कि वो उसे रोक लेता है कि तभी वहाँ पे जेरी कहता है झाओ वो तो भाभी है ना, लगता है कोई तो उससे दूर जाने वाली है। सुनते ही झाओ वहाँ से भागते हुए जाता है और जुन्यू गुस्से में तो झाओ के हाथों को पकड़ लेता है, कहता है साथ चलो। कि तभी झाओ उसे रोक लेता है, कहता है झाओ से कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है पढ़ाई के बारे में और झाओ को लेकर चला जाता है। फिर रात को जहाँ पर झाओ कहता है क्या तुम जुन्यू को इतना पसंद करती हो। तो झाओ कहती ये ऐसी बातें क्यों कर रही, क्या ये जिन्यू से जेलस है। तभी झाओ कहता है मैं तुम्हें किसी और मैन के साथ नहीं देख सकता, मैं जानता हमारा रिश्ता काफ़ी जल्दबाजी में हुआ है, पर क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती। मैं श्योर हूँ कि तुम उसके बारे में सारी बातें भूल जाओगी और मुझे पसंद करोगी। झाओ तो स्माइल देती, कहते मुझे लगता है आप गलत फहमी हुई है। झाओ कहता है कैसी। कि झाओ उसे तो किस करती है, कहते प्रोफेसर झाओ मैं जिससे प्यार करती हूँ वो पर्सन आप हो। झाओ कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और यहाँ पर वो तो झाओ को किस करता है। अब तभी छुपते वहाँ पर तो जिन्यू आ जाता है, कहता है पक्का इसने किसी मैन को तो फंसाया है और वो दूर से तो झाओ की फोटो ले लेता है। अब नेक्स्ट डे कॉलेज में जहाँ पर स्टूडेंट कहते तुम कितनी बेशर्म हो ना, इतना कुछ करने के बाद तुम कॉलेज में आ गई। तो झाओ कहती क्या बात है। कि वो तो झाओ और झाओ की फोटो को दिखाते हैं, कहते हैं बताओ ये ओल्ड मैन कौन है। और यहाँ दूसरे लैब में तो झाओ होता है कि तभी स्टूडेंट बातें करते हैं मैंने सुना है कि झाओ को किसी ओल्ड मैन ने रखा है, ये फोटो कल रात की है ना। वो कार वाली फोटो की बातें और फोटो झाओ देख लेता है और वहाँ से भागते हुए जाता है। रूम में तो जिन्यू कहता है ये फोटो मैंने क्लिक की है, मुझे पता है तुम्हारा किसी ओल्ड मैन के साथ तो अफेयर है। अब झाओ गुस्सा होती बोलती सच में मैं कितनी पागल थी कि मैंने तुम्हें अपना क्रश माना, ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड भी हो सकता है ना, किसने कहा कि ओल्ड मैन है।
अब जिन्हें इंसल्ट करता है कि झाओ गुस्से में कहती मैंने तुम्हारे प्यार को मना कर दिया इसलिए तुम इतनी ज्यादा जेलस हो ना और पागल हो चुके हो। सुनते ही जिन्हें पनिश करने जाता है कि वहाँ पर झाओ आता है, उसे देखते ही सब तो डर जाते हैं और वो कहता है आपके और झाओ के बीच में क्या रिश्ता है कि आप हमेशा इसकी इतनी हेल्प करते हो। तो झाओ कहता है झाओ बताओ इन्हें। झाओ उसके हाथों को पकड़ती है और कहती मेरी और प्रोफेसर झाओ की शादी हो चुकी है, हम लीगली कपल है और फोटो में मैन मिस्टर झाओ है। अब झाओ शादी की अंगूठी को दिखाता है, सब यहाँ पे डर जाते हैं और वो कहता है कि तुम अपने क्लासमेट की प्राइवेट लाइफ को इस तरह बिना परमिशन के पब्लिक कर रहे हो, झूठे कमेंट कर रहे हो और उससे परेशान कर रहे हो, इसकी रिपोर्ट तो कॉलेज में होगी। अब कॉलेज से निकलने के डर से वो सब तो झाओ से माफी मांगते हैं कि झाओ को लेकर तो चला जाता है। अब कॉलेज में सब कुछ झाओ और झाओ के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है तो झाओ कहती इससे आपकी रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ा तो झाओ कहता है सब कुछ ठीक होगा, तुम ज्यादा मत सोचो। फिर नेक्स्ट ऑफिस में प्रिंसिपल तो झाओ को बहुत ही सुनाते कि तुम प्रोफेसर हो के अपने स्टूडेंट से शादी कैसे कर सकते हो, ये सही नहीं है। तो झाओ कहता है मेरी और मेरी वाइफ की लीगल एज हो चुकी है, शादी करना हमारा निजी फैसला है। अब वो तो कॉलेज की इज्जत की बातें करते हैं तो झाओ कॉलेज से रिजाइन देने के लिए कहता है। ये सुनकर प्रिंसिपल तो परेशान हो जाते हैं और ये ऑफिस रूम के बाहर तो झाओ बहुत ही परेशान होती है कि वहाँ पर झाओ तो स्माइल देते हुए आता है। वो कहती सारी बातें ठीक तो है ना। झाओ कहता है ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक है। झाओ को उठाता है और घर जाने की वो बात करता है। और फिर नेक्स्ट डे कॉलेज में जहाँ पर टीचर यांग तो झाओ को विदेश पढ़ाई करने का ऑफर लेटर देते हैं। अब झाओ तो टॉपर है, उसे यहाँ पर तो स्कॉलरशिप भी मिलती है और टीचर बताते कि तुम्हें तो 2 महीने बाद जाना होगा। अब ये सुनते ही झाओ तो जाने से मना करती है। टीचर यांग तो गुस्सा होते, कहते ऐसे कैसे, तुम्हारे पास इतना ब्राइट फ्यूचर पाने का मौका है, तुम इसे मना कैसे कर सकती हो। तो वो बता दी मेरी और झाओ की शादी हो चुकी, हमारा बेबी भी आने वाला है और मैं उन पर ध्यान देना चाहती हूँ और आप स्कॉलरशिप की बातें पढ़ाई की बातें प्रोफेसर झाओ को नहीं बताएंगे। टीचर यांग तो बातें सीक्रेट रखने के लिए मान जाते हैं और झाओ को सोचने के लिए कहते हैं। और क्लासरूम के बाहर तो झाओ आता है, कहता टीचर यांग ने क्या बातें की। तो झाओ कहती कुछ भी तो नहीं, बस क्लासरूम की बातें थी। फिर आगे सीन कुछ महीने बाद का जहाँ पर झाओ तो झाओ के पैरों की मसाज कर रहा होता है। वो कहती मुझे पेन हो रहा है। तो झाओ कहता है मसाज ना करने पर और भी पेन हो सकता है। वो तो गुस्सा होती है तो झाओ कहता है क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो, और उसके बेली पर अपने सिर को रखता है। कहता है बेबी मम्मी हमसे बहुत ही गुस्सा है, प्लीज तुम उन्हें परेशान मत करो, बताओ मैं उसे कैसे मनाऊं। और कहता है वाइफी बेबी ने कहा है कि मैं तुम्हें किस करूं ताकि तुम शांत हो जाओ। और वो किस करने चाहता है कि झाओ उसे धक्का मारती, कहती आप भी ना ऐसी हरकतें करना बंद करो। तो झाओ कहता वाइफी तुम मुझे मना कर रही हो कि झाओ यहाँ पर हंसती कि तभी उससे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कहती लगता है बेबी का आने का टाइम हो चुका है। अब झाओ तो परेशान हो जाता है, कहता है वाइफी हम चल रहे अस्पताल। फिर आगे किसी अस्पताल का जहाँ पर झाओ को तो होश आता है और यहाँ पर झाओ के हाथों में उनकी प्यारी सी बेटी होती है। झाओ कहती हबी बार बार उससे वो आवाज देती है पर झाओ तो सुनता नहीं है और वो तो गुस्सा होती कि तभी वहाँ पर तो डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं मिस्टर झाओ आपकी प्रिंसेस का सोने का टाइम हो चुका है, आप सुबह से इसे पकड़े हुए हो। और डॉक्टर तो उसे लेकर चले जाते हैं। अब झाओ उसे देख रहा होता है, कहता वाइफी हमारी बेटी ना कितनी क्यूट है, कितनी स्वीट है, पता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो झाओ गुस्से में कहती अब आपकी बेटी आ चुकी है तो क्या आप मुझे नहीं चाहते, क्या मैं क्यूट नहीं लगती। तो झाओ कहता है वाइफी तुम सबसे क्यूट हो मेरे दिल में, ऑफकोर्स तुम ब्यूटीफुल हो। तो वह कहती मुझसे बात मत करो, और वैसे भी 2 दिनों से मैंने अपने बाल भी नहीं धोए। तो झाओ कहता है मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो परेशान होता है। तो झाओ कहते क्या बात है। झाओ कहता है वाइफी तुम मुझसे प्यार करती हो ना। झाओ कहता है ऑफकोर्स कि वो तो झाओ के विदेश पढ़ाई करने के फॉर्म को निकालता है। और फिर 5 साल बाद जहाँ पर झाओ कहता है ये तो एप्पल है ना, इसे कलर कौन करेगा। तो मिमी कहती मुझे इसे कलर नहीं करना। गुस्सा करती पापा किंडरगार्टन में तो सबकी मम्मी उनके साथ आती, मेरी मम्मी को मैं बहुत ही मिस कर रही हूँ, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है। तो झाओ कहता है बेबी मम्मी जल्दी आ जाएंगी, उन्हें बहुत ही काम है ना। तो मिमी कहती आप हमेशा बस बहाने बनाते हो। झाओ कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ इस पर मम्मी बहुत ही जल्दी आएंगी। तभी मिमी कहती पापा क्या आप मम्मी को मिस नहीं करते कि वो तो सियाओ की फोटो को देखता है। कहता है हाँ मैं आपकी मम्मी को बहुत ही मिस करता हूँ, पर बेबी हमें आपकी मम्मी के सपने को पूरा करना है ना, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना होगा।
फिर रात को जहाँ मिमी ड्राइंग बना रही होती है तभी वहाँ गुस्से में झाओ आता है। मैंने कहा ना कि सोने का टाइम हो चुका है, तुम क्यों नहीं सो रही हो? और डांटता है कि तभी वहाँ पर तो झाओ आती है, कहती हनी इन 5 सालों में तुम इस तरह से मेरी बेबी की केयर कर रहे हो। किसने कहा डांटने को? मिमी अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश होती है। झाओ अपनी वाइफी को उठा पे ड्रामा खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।